नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। ऑनलाइन स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला में आज हम हैं एमसीक्यू सीरीज नंबर 6 के साथ और टॉपिक है गांधी युग पार्ट 2। 1917 से लेकर के 1947 तक गांधी जी ने भारत की राजनीति में जो भी प्रयास किए वो गांधी युग के नाम से प्रसिद्ध हैं और नंबर ऑफ इवेंट बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है। तो पार्ट फर्स्ट में जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ता हूँ और उम्मीद है कि सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए वो आपके किसी भी एग्जाम में ये आपके लिए एक धार का काम करेंगे, कॉन्सेप्ट मजबूती का काम करेंगे और कॉन्फिडेंस डेवलप होने का भी काम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया, क्यों? वो यूं कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। दैट इज ए व्हाइट कमीशन, ऑल मेंबर वर ब्रिटिश, सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए ये श्वेत कमीशन कहलाता है। भारत यात्रा 1928 में हुई थी और 7 इसमें मेंबर थे, 7 से 7 और 7 से साइमन। तो इसका आंसर बी होगा। किसी ने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर, रद्दी के ढेर पर, कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए। एस.एस. अय्यर या शिव स्वामी अय्यर ने यह फेमस स्टेटमेंट दिया था। तो उनको लगा साइमन कमीशन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भारतीयों के पक्ष में हो, इसलिए उनको रद्दी में टोकरी में फेंकने के लायक बताया था। मुस्लिम लीग ने किस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? डायरेक्ट एक्शन डे को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस भी कहते हैं। 16 अगस्त 1946 को इस दिन भारत में खुलेआम दंगे हुए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े और इसका मेन वजह था पाकिस्तान की मांग को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार न करना। और इसके बाद इन दंगों का असर यह हुआ कि कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया। सरदार पटेल को यह तक कहना पड़ा कि शरीर के एक अंग में विष फैल जाए तो हमें उस अंग को हटा देना चाहिए, काट देना चाहिए। यही वजह थी कि जिन्ना के इस दिवस का भारत में विरोध हुआ और मजबूरी में कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करना पड़ा। अगला प्रश्न है कूका मूवमेंट। एक किसान मूवमेंट था जिसके नायक थे राम सिंह कूका और ये पंजाब से संबंधित है। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग किसान आंदोलन हुए। सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार किसने किया? इन 4 ऑप्शनों में पाकिस्तान की स्थापना का विचार वैसे देखा जाए तो किसी का नहीं है। चौधरी रहमत अली ने, जो पाकिस्तान के पिता कहलाते हैं, 1934 में लंदन में पाकिस्तान का आइडिया दिया था। यह आइडिया था नाउ और नेवर। उनका एक आर्टिकल था, लेख था। उस लेख में, उसी लेख में पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान, ये सब मिलकर बनता है पाकिस्तान। और भारत में इसी को जिन्ना ने 1940 में लाहौर सेशन में मांगा। तो भारत में, भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान की मांग यदि जिन्ना ने की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सबसे पहली मांग चौधरी रहमत अली ने की। इसलिए रहमत अली द फादर ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें चूंकि रहमत अली ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम मोहम्मद अली को फिलहाल मान लेते हैं, क्योंकि भारत ने तो पाकिस्तान की स्थापना की वकालत तो की ही। मपिला या मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। और मोपला कौन थे? अरब से आए हुए वो मुस्लिम थे जो बाद में खेती करने लगे। इसको हम मुस्लिम कृषक कहते हैं। और 1919 से 20 में जब भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ तो इन्होंने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अली मुसलियार एक खिलाफत नेता थे। बाद में महात्मा गांधी, शौकत अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन सभी लोगों ने मिलकर के मुस्लिम कृषकों का, किसानों का या मोपलाओं का समर्थन किया। क्योंकि मोपला मुस्लिम थे, गरीब थे, जो जमींदार थे वो हिंदू थे और पैसे वाले थे। तो ये संघर्ष हिंदू मुस्लिम का कम हो गया, अमीर गरीब का ज्यादा हो गया और किसानों के बहाने यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। और इसीलिए गांधी जी ने, अशोक आंदोलन के सभी नेताओं ने, खिलाफत आंदोलन के सभी नेताओं ने इसका समर्थन किया। बाद में मोपला गांधी जी के आंदोलन में मर्ज हो गए। ये फेमस है मोपला आंदोलन। अशोक आंदोलन के समय का ये फेमस किसान आंदोलन माना जाता है। अण्णा आसिफ अली का संबंध दिवंगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में है।
यानी अंडरग्राउंड मूवमेंट की ये एक लीडर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब सारे नेता अरेस्ट हो गए थे ऑपरेशन जीरो के आधार पर, और आसिफ अली जो इस आंदोलन की नायिका हैं, उन्होंने राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर के भूमिगत आंदोलन में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ करके आजादी के लिए प्रयास किए। उनकी सक्रिय भागीदारी इतनी थी कि उनको नायिका तक का खिताब मिल गया, जैसे सरोजिनी नायडू को सबने के आंदोलन में नायिका का टाइटल मिला था। तो इसका आंसर ए होगा। हम ये भी कह सकते हैं और आसिफ अली एक स्वतंत्रता सेनानी है जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 का समर्थन नहीं किया? कांग्रेस को छोड़कर लगभग किसी पार्टी ने समर्थन नहीं किया, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे हिंदू महासभा हो, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब हो या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम की एकता पर किसने भाषण दिया था? देखिए, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया, उसका भारत में विरोध हुआ। दिल्ली में इस विरोध का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने किया। उन्होंने ही महात्मा गांधी को इनवाइट किया कि आप दिल्ली से आंदोलन की शुरुआत करें। 6 अप्रैल को गांधी जी ने अखिल भारतीय हड़ताल दिवस मनाई और हरियाणा के रास्ते वो दिल्ली जाने वाले थे। 8 अप्रैल को गांधी जी हरियाणा की पलवल में अरेस्ट हो जाते हैं। इसी बीच 4 अप्रैल को स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद पर हिंदू मुस्लिम की एकता पर भाषण दिया। बाद में ये भी अरेस्ट हो गए। तो कुल मिलाकर के श्रद्धानंद का संबंध है रॉलेट एक्ट से, यानी ये सब कुछ हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। जेपी नारायण जुड़े हैं सोशलिस्ट पार्टी से। जेपी के नारायण राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता हैं, समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। कभी कभी एग्जाम में पुस्तकें भी आ जाती हैं, उसी में से एक बुक है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। राइटर हैं बीपी मेनन। 2 मेनन है, एक कृष्ण मेनन, लेकिन यहां पर होगा बीपी मेनन। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन के समय लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसी समय उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा, क्योंकि इसका व्यापक असर होगा। और हुआ। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। भगत सिंह की गिरफ्तार होने के बाद भारत में कई बड़े आंदोलन हुए। तो लाला लाजपत राय का इस कथन से संबंध माना जाता है। चिटगांव रेड या चिटगांव सत्याग्रह ढाबा किसने आयोजित किया था? सूरसेन ने अप्रैल 1930 में चिटगांव रेड डाली थी और जिसमें हथियारों को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन बाद में लगभग सारे जो साथी थे लगभग अरेस्ट हो गए। उसी में सूरसेन को भी अरेस्ट किया गया और 12 जनवरी 1934 को फांसी हुई। तो चिटगांव सत्याग्रह मास्टर सूरसेन का एक फेमस आंदोलन था। अप्रैल 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? मैंने आपको बताया था जब इसका क्लास लिया था कि मार्च 1939 में सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1938 में हरिपुरा सेशन में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लगातार 2 बार वो अध्यक्ष बने। तो अब मार्च 1939 में त्रिपुरी सेशन में अध्यक्ष बने, रमैया को हरा करके वो अध्यक्ष बने। गांधी जी ने रमैया का समर्थन किया था, इसलिए गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस पर कमेंट किया। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इसी आधार पर कांग्रेस छोड़ दी और मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो इसका आंसर डी होगा। इंकलाब का नारा की बात करें तो भगत सिंह। इंकलाब शब्द का संबंध मोहम्मद इकबाल से भी है, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद एक स्लोगन की बात की जाए तो भगत सिंह ने इसको काफी लोकप्रिय बनाया। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? अभी मैंने बताया था कि मार्च 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, रमैया हार चुके थे, तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर कौन बनेगा? तो वो नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो फेमस क्वेश्चन है। किसने अशोक आंदोलन जो 1920 से 1922 के दौरान हुआ था, विदेशी कपड़ों को जलाना,
एक निष्ठुर बर्बादी बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर का ये फेमस स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा विदेशी कपड़ा जलाना कोई सोल्यूशन नहीं है। उन कपड़ों का इस्तेमाल गरीबों को बनाने के लिए कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, लेकिन विदेशी कपड़ा जलाना एक सिंबल था, प्रतीक था अंग्रेजों के विरोध का। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा विरोध और तरीके से भी हो सकता है। भारत में किस कानून से द्वैध शासन प्रारंभ हुआ? देखिए, दोहरा शासन जो है, ड्वेल शासन की शुरुआत भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 से हुई और इसके तहत प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली प्रारंभ हुई। आगे चलकर के 1937 के एक्ट में 1935 के एक्ट में ये द्वैध शासन केंद्र में चला गया, यानी प्रांतों में था 19 में और केंद्र में था 35 में। चूंकि 1935 के आधार पर भारत में प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, वो केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया और प्रांतों में पहली बार प्रांतीय चुनाव कराए गए। उसी के आधार पर भारत में 11 ब्रिटिश प्रांतों में अलग अलग राज्यों में सरकारें बनी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कृपलानी। आजादी के समय कृपलानी भारत के अध्यक्ष थे। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजादी फौज की घोषणा दक्षिण पूर्व एशिया में या सिंगापुर में की गई। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का गठन किया। 9 राष्ट्रों ने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया, उसके वो राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है इंडियन लिबरल फेडरेशन। इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1919 में की थी। ये भी कांग्रेस का एक ब्रांच है, एक शाखा है जो अलग हुई थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन, एस.एन. बनर्जी, 1919। पुस्तकें और लेखक हैं, कभी कभी इनसे प्रश्न आ जाते हैं। आइए देखते हैं, हालांकि पहले से हमने सेट कर दिया है। ये इंडियन हिस्टोरिकल पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। A4 होगा। इंडिया इन ट्रांजिशन, मानवेंद्र नाथ राय या एमएन राय। बैक ऑफ इंडिया इनोवेशन की पुस्तक है और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया ये बुक्स है बीपी मेनन की। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन आपके सामने है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था 43 में और यहीं पर अस्थायी सरकार का गठन किया। यहीं पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन दिया। ये सारी बातें 1943 में ही हुई। अंतिम सरकार का गठन जब 1946 में हुआ था, सितंबर 1946 में, तब मुस्लिम लीग के 4 मेंबर इसमें शामिल थे। अब्दुल रब नस्तर, लियाकत अली, जोगेंद्रनाथ मंडल, लोगों ने मिलकर के मुस्लिम लीग के साथ सरकार में हिस्सा लिया। कांग्रेस के भी कई मेंबर थे, जैसे सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री थे, सरदार पटेल गृह मंत्री थे। ये सब इसमें देखा जाता है। लियाकत अली जो भारत के पहले वित्त मंत्री थे, वो मुस्लिम लीग पार्टी के ही थे। क्वेश्चन गलत है, इसको मैं हटा देता हूं। अगला है इंडियन सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी। भारतीय समाजवाद कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। यह भी कांग्रेस की एक फूटी हुई शाखा है, अलग हुई। मानवेंद्र नाथ राय, नरेंद्र देव जैसे लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। समाजवादी पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी तो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे लोग हो जाएंगे, लेकिन समाजवादी कांग्रेस पार्टी आ जाए तो उसका गठन हो जाएगा 1934 में नरेंद्र नाथ देव और एमएन राय के द्वारा। यंग इंडिया पेपर महात्मा गांधी का है, लेकिन इसके अलावा महात्मा गांधी ने कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जैसे हरिजन पत्रिका है, इंडियन ओपिनियन है और नवजीवन पत्रिका जो गुजराती में प्रकाशित होती थी। और हरिजन पत्रिका को उन्होंने 1932 में प्रकाशित किया। हरिजन शब्द का उल्लेख महात्मा गांधी ने 32 में ही किया और इसी के नाम से हरिजन सेवक संघ संस्था की स्थापना की और पत्र का भी संपादन किया। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? हरिपुरा अधिवेशन में तो बने ही थे, आगे चलकर के कलकत्ता सेशन में, त्रिपुरा सेशन में भी बने। कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं लगातार 2 बार कंटिन्यू। अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर जनरल हैं माउंटबेटन। दूसरे गवर्नर जनरल हैं सी राजगोपालाचारी
और पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी हैं सी राजगोपालाचारी। बाद में संविधान लागू होने के बाद राजेंद्र प्रसाद जब पहले राष्ट्रपति बनते हैं तो गवर्नर जनरल का सिस्टम समाप्त हो जाता है। संविधान लागू हुआ, सबको पता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, इसके पीछे वजह है लाहौर का अधिवेशन, क्योंकि 26 नवंबर को ही हमने अपने संविधान को तैयार कर लिया था। क्योंकि 26 जनवरी जो 18 साल से हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए, उस डेट को मेंटेन रखने के लिए, याद रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमने 2 महीने का इंतजार किया। और 26 नवंबर जब 26 जनवरी बन गया तो संविधान हमने 49 को लागू की जगह 50 को लागू हुआ। यही वजह है कि संविधान 26 जनवरी को लागू होने के पीछे का कारण है लाहौर सेशन। हिंदू और मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट इलेक्टेड मंडल, एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था मिंटो वाले एक्ट 1909 में। 1909 एक्ट के आधार पर हालांकि क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं, लेकिन अब चूंकि इसमें है तो कोई दिक्कत नहीं, चीजें रिवाइज हो जाएंगी। मिंटो वाले एक्ट इसलिए फेमस है, इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार मिला। हिंदू मुस्लिम की एकता को डिवाइड करने के लिए उनको अल्पसंख्यक घोषित किया गया और इसलिए उनके निर्वाचन में उनकी सीटें सुरक्षित की गई जो उनके द्वारा ही भरी जानी थी। फूट डालो और राजनीति करो कि ये एक संवैधानिक शुरुआत थी। अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की अधिनियम 1935 के आधार। मैंने आपको बताया था कि 1935 के एक्ट के आधार पर प्रांतों में द्वैधी शासन प्रणाली समाप्त हो गई, वो केंद्र में शिफ्ट हो गई और प्रांतों में जब द्वैधी शासन प्रणाली नहीं रहेगी तो फिर हम चुनाव कराएंगे। हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि हमें होम रूल मिले, तो इस अधिनियम के आधार पर भारत में पहले प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में। इस चुनाव में भारतीयों को 11 प्रांतों में सरकार बनाने का मौका मिला। ये हमारी स्वायत्तता थी जो हमें प्रांतों में मिली। तो 1935 के आधार पर हमने अपने होम रूल को पाने की कोशिश की। स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, इनका ही एक मिशन भारत में आया था जिसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं, 1946। इतने प्रश्न हैं और मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अब दोनों पार्ट हो चुके हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज्यादा है। ये श्रृंखला है जो कभी खत्म नहीं होगी। आप अपने स्तर से अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, हर एग्जाम के आए हुए प्रश्नों को देखते रहें। क्रिकेट के अगर खिलाड़ी हैं तो अभ्यास करते रहें, स्टेडियम कोई भी हो, पिच कोई भी हो, गेंद बल्ले पे आनी चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए हमने सारे लेक्चर आपको दिए हैं, इनको पढ़िए, देखिए, समझिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, मैसेज भेजिए। इस उम्मीद के साथ अगले वीडियो में नए तरीके से फिर मिलेंगे। अगली उम्मीद के साथ सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।